सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे 11th क्लास की अकाउंटेंसी में से अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज होता क्या है। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज का मतलब है अकाउंट्स में यूज होने वाले कुछ बेसिक टर्म्स। जैसे इंग्लिश में आपको ग्लॉसरी वर्ड्स होते हैं, वर्ड मीनिंग होते हैं। सिमिलरली अकाउंटिंग में अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज होती हैं या फिर कह लीजिए कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं। जब आप इंग्लिश का चैप्टर रीड करते हो तो आपको कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट वाले मिलते हैं ना, जिसकी बाद में आपको वर्ड मीनिंग दिखाए जाते हैं, ग्लॉसरी वर्ड्स दिखाए जाते हैं, ताकि आपके माइंड में वो वर्ड क्लियर हो जाए और जब भी आप वो वर्ड चैप्टर रीड करते हुए देखो तो आपको क्लैरिटी हो जाए। सिमिलरली अकाउंटिंग आपके लिए नया सब्जेक्ट है, आपने आज से पहले अकाउंटिंग जैसा सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ा, तो अकाउंट्स में भी कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स हैं जो पूरे साल आपको बार बार सुनने को मिलेंगी। बार बार जैसे आप चैप्टर करोगे आपको बार बार वो टर्म्स दिखेंगी। जितने भी अकाउंटिंग के चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स में वो वर्ड्स आएंगे और आपको पता ही नहीं होगा कि ये वर्ड्स का मतलब है क्या। सो इसलिए अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज जैसा चैप्टर सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स जो पूरे साल आपको सुननी पड़ेंगी, टीचर बार बार वो आपको सुनाएगा तब आपको पता नहीं चलेगा। सो आज हम कुछ बेसिक टर्म्स कवर करेंगे जो अकाउंटिंग के आने वाले सभी चैप्टर्स में आपको बार बार देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहां पर आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। एनसीईआरटी में ये चैप्टर 1 ही है, लेकिन अगर आप किसी दूसरी रेफरेंस बुक में से पढ़ रहे हो तो इसका चैप्टर 2 भी हो सकता है या फिर चैप्टर 3 भी हो सकता है। आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटिटी के बारे में। एंटिटी का मतलब क्या होता है? बेसिकली वर्ड एंटिटी का मतलब होता है सेपरेट आइडेंटिटी, अपनी अलग पहचान होना। तो सबसे पहली बेसिक टर्म आपके सामने आती है एंटिटी वर्ड। एंटिटी वर्ड का मतलब होता है एक सेपरेट ऑनरशिप कह लीजिए, सेपरेट आइडेंटिटी कह लीजिए, या फिर कह लीजिए अपनी अलग पहचान। जैसे मेरी अलग पहचान है, आपकी अपनी अलग पहचान है, आपके पेरेंट्स की अलग पहचान है, आप मेरे को मेरे नाम से जानते हो, आप अपने आप को अपने नाम से जानते हो, आपके फ्रेंड्स का अपना अपना नेम है। ऐसे ही कंपनीज जो होती हैं, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो बिजनेस होते हैं, उनकी भी अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है, उनको उनके नेम से जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर लिखूं भोला, और भोला का बिजनेस क्या है? फुटवेयर। तो यहां पर भोला की अपनी अलग आइडेंटिटी है और फुटवेयर जो बिजनेस है, बिजनेस का नेम है मान लो भोला फुटवेयर्स, तो उसकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। सो एंटिटी वर्ड का मतलब होता है सेपरेट आइडेंटिटी। ऑनर की आइडेंटिटी अलग है, ऑनर के बिजनेस की आइडेंटिटी अलग है। चाहे बिजनेस भोला ने खुद स्टार्ट किया है, फिर भी दोनों की अलग पहचान होती है। आने वाले टर्म्स में, आने वाले चैप्टर्स में आपको एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पता क्या कहता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेसमैन अलग होता है और बिजनेस अलग होता है, दोनों की अपनी अलग आइडेंटिटी होती है। तो यहां पर अभी फिलहाल सिर्फ आप इतना सीखिए एंटिटी वर्ड का मतलब क्या होता है। जब भी आप एंटिटी वर्ड सुनो तो उसका मतलब है सेपरेट आइडेंटिटी। सो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बिजनेस एंटिटी मीन्स सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। बिजनेस इज हैविंग हिज ओन एग्जिस्टेंस एंड आइडेंटिफिकेशन। बिजनेस की अपनी एक अलग पहचान है, ये बिजनेसमैन से नहीं जाना जाता, बिजनेस अपने नाम से खुद पहचाना जाता है। तो एंटिटी मीन्स एन इंस्टीट्यूट, पर्सन, organization which is having their own separate identity. So entity living person भी हो सकता है, नॉन लिविंग, आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस भी हो सकता है। जैसे यहां पर एग्जांपल दी हुई है, आईटी से एक कंपनी है, रिबोक एक कंपनी है। सेकेंड बेसिक टर्मिनोलॉजी हमारे पास आती है ट्रांजैक्शन। अब देखो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस ऑब्वियसली परफॉर्म करनी पड़ती हैं। बिना ट्रांजैक्शन के बिजनेस तो ऑपरेट किया नहीं जा सकता। डेली जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, उनको हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स परचेज करना, प्रोडक्ट्स सेल करना, चाहे कैश में परचेज सेल करो, चाहे उधार पे परचेज सेल करो,
वो ट्रांजैक्शन ही होती है। जरूरी नहीं है कि कैश की इन्वॉल्वमेंट होगी तभी वो ट्रांजैक्शन कहलाएगी। ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे यानी उधार पे भी हो सकती है, कैश यानी पेमेंट के साथ भी हो सकती है। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए बाइंग और सेलिंग तो हमें करनी पड़ती है, ये आपने बिजनेस में पढ़ा हुआ है। और क्या करना पड़ता है? बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमें बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए हमें बहुत सारी पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, तो वो भी ट्रांजैक्शन का ही पार्ट है। सो ट्रांजैक्शंस आर दी डेली एक्टिविटीज परफॉर्म्ड टू रन द बिजनेस which may include buying and selling of goods and services। बाइंग और सेलिंग करना तो सबसे मेन एक्टिविटी होती है, इसके अलावा पेमेंट्स और एक्सपेंसेस करना भी ट्रांजैक्शन का पार्ट है। अब जैसे कि मैंने बताया, ट्रांजैक्शन क्रेडिट भी हो सकती है, कैश भी हो सकती है, वैसे ही ये इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म की, तो दैट इज इंटरनल। और एक्सटर्नल मतलब हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट की, सप्लायर्स को पेमेंट की, हमने बैंक की पेमेंट की, बैंक से लोन लिया था उसके इंटरेस्ट की पेमेंट की। सो अ ट्रांजैक्शन इज एन एक्शन टेकन प्लेस बिटवीन टू और मोर पार्टीज फॉर एक्सचेंज ऑफ सम वैल्यूज। ट्रांजैक्शन का मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जो दो पार्टी के बीच में परफॉर्म की गई है, एक पार्टी जो लेनदार होगी, दूसरी पार्टी जो देनदार होगी, यानी बाइंग और सेलिंग। अगर मैं बाय कर रहा हूं तो मैं पेमेंट करूंगा और आप मेरे को प्रोडक्ट दे दोगे। सो गिव एंड टेक, दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट इसमें जरूरी है। फॉर एग्जांपल, परचेज ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर वर्ड क्या होता है, ये भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज का ही पार्ट है, लेकिन अभी मैं बता देता हूं। क्रेडिटर मतलब जिसको पैसे देने होते हैं। ट्रांजैक्शन जैसे कि मैंने बताया इंटरनल एक्सटर्नल भी हो सकती है, कैश और क्रेडिट भी हो सकती है। इंटरनल मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। और कैश जिसमें मनी इन्वॉल्व है और क्रेडिट जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, यानी मान लो मैंने उधार पे प्रोडक्ट बेचा है या फिर उधार पे प्रोडक्ट मैंने खरीदा है, पैसे अभी नहीं दिए, बाद में देंगे, लेकिन है तो ये ट्रांजैक्शन, क्योंकि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमने इसको परफॉर्म किया है। सो इन शॉर्ट, वो सारी एक्टिविटीज जो डेली बेसिस पे हमें परफॉर्म करनी होती है बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, टू पार्टीज के बीच में होती है, जिसमें कैश इन्वॉल्व हो चाहे ना इन्वॉल्व हो, उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है अकाउंट। अब ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अकाउंट होता क्या है। बेसिकली अकाउंट का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, लेजर। अकाउंटिंग के प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, मेजरिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। तो क्लासिफाइंग का ये पार्ट है। इसमें होता क्या है, हम एक सेपरेट पर्सन का एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं ताकि हम पता लगा सकें कि हमने कितना पैसा उससे लेना है और कितना पैसा उसको देना है। इसको थोड़ा एग्जांपल की हेल्प से हम एक्सप्लेन करते हैं। तो यहां आ जाइए, एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे तो थोड़ा इजी होगा। सो ये हमारे पास होता है अकाउंट का फॉर्मेट। मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा राम अकाउंट। तो राम अकाउंट दो साइड होती हैं, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। यानी एक तरफ हम लिखेंगे वो सारी अमाउंट जिसमें हमें राम से पैसे लेने हैं, और एक तरफ हम लिखेंगे वो सारी अमाउंट जिसमें हमने राम को पैसे दे दिए। सो मान लो एज एन एग्जाम्पल, अभी आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर मान लो हमने राम से 5,000 लेना था क्योंकि हमने उसको प्रोडक्ट सेल किया था। उसके बाद 2,000 का और प्रोडक्ट सेल किया, 7,000 उससे लेने। फिर हमने 15,000 और सेल किया। सो 15 और 7 22, हमने उससे 22,000 रुपीज लेने हैं, जिसमें से राम ने मान लो 2,000 रुपीज हमें दे दिए। सो 2,000 रिसीव्ड। मान लो उसने 5,000 हमें और दे दिए। अब बताओ बैलेंस कितना बचा, हमने कितना पैसा उससे लेना है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, हमने
टोटल 22,000 रुपीज उससे लेने थे, जिसमें से 7,000 रुपीज उसने हमें ऑलरेडी दे दिए, तो बचे कितने? 15,000। सो अकाउंट एक ऐसा फॉर्मेट है जो दो हिस्सों में बटा होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड हम कुछ अमाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड हम कुछ अमाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं, ताकि फाइनल बैलेंस हम पता लगा सकें। प्रीवियस वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी तो मैंने उसमें आपको कैश अकाउंट के बारे में एक्सप्लेन किया था। कैश अकाउंट में डेबिट साइड हम रिकॉर्ड करते हैं जितना भी पैसा हमें मिला है, क्रेडिट साइड हम रिकॉर्ड करते हैं जितना भी पैसा हमने पे कर दिया है, पेमेंट। तो डेबिट साइड रिसिप्ट्स और क्रेडिट साइड पेमेंट। इससे हमें क्या पता चलता है? कैश अकाउंट से हमें पता चलता है कि एट द एंड हमारे पास कितना बैलेंस, कितना कैश इन हैंड बचा, अभी मेरे पास कितना पैसा है। तो इसी तरह बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, उन अकाउंट्स में हम तरह तरह की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, और हर एक पर्सन के लिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर एक्सपेंस के लिए, हर इनकम के लिए हम सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं। जैसे सेल्स के लिए अलग अकाउंट, परचेज के लिए अलग अकाउंट, कैश ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अकाउंट, राम से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस के लिए राम अकाउंट, सोहन से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस के लिए सोहन अकाउंट। तो हर चीज के लिए हम एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं। सो अकाउंट होता क्या है, अब वो अंडरस्टैंड कर लीजिए। देखिए यहां पर हमें दिया हुआ है अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंट होता क्या है? एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन का। सर वो तो जर्नल में भी होता है। जर्नल में हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सिस्टमेटिक ऑर्डर में। जो ट्रांजैक्शन पहले आई उसको रिकॉर्ड करते जाओ। हम ये नहीं देखते कि ये ट्रांजैक्शन सोहन की है, मोहन की है, कैश की है, सेल की है या परचेज की है। इसमें क्या है? ये भी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है, लेकिन इसमें हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं देखते, हम इसमें कैटेगरी वाइज ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सेल वाली एक तरफ, परचेज वाली एक तरफ, कैश वाली एक तरफ, सोहन वाली एक तरफ, मोहन वाली एक तरफ, किसी कंपनी का नेम XYZ लिमिटेड की सारी ट्रांजैक्शन एक तरफ। होता क्या है? इसमें दो साइड होती हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। इट नॉट ओनली शोज द अमाउंट बट ऑल्सो शोज देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। ये सिर्फ अमाउंट शो नहीं करती, इफेक्ट और डायरेक्शन भी शो करती। इफेक्ट मतलब क्या ट्रांजैक्शन, क्या फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और ये डायरेक्शन क्या है, पैसा आ रहा है बिजनेस में या पैसा बिजनेस में से जा रहा है। सो इफेक्ट मतलब इंक्रीज डिक्रीज, डायरेक्शन मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो। फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट। ये भी क्लियर है, बहुत इजी है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है कैपिटल। अब ये कैपिटल वर्ड क्या होता है? एक बिजनेसमैन जब अपने बिजनेस में खुद का पैसा इन्वेस्ट करता है तो उस इन्वेस्ट किए गए पैसे को हम कैपिटल कहते हैं। उधार लेके अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो कैपिटल नहीं है, वो तो पूरी की पूरी लायबिलिटी है। ये भी लायबिलिटी होती है, लेकिन ये इंटरनल लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का मतलब होता है उधार पे लिया गया पैसा। सो सिंपल आप इतना याद करिए, कैपिटल का मतलब होता है बिजनेसमैन के द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा, और वो खुद का पैसा। इन्वेस्टमेंट इन देयर बिजनेस बाय द ओनर हिमसेल्फ। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन फॉर देयर बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। खुद का पैसा जो हम बिजनेस में लगाते हैं ना, उसको कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 लाख रुपीज हमने इन्वेस्ट किए और 2 लाख रुपीज हमने लोन लेके बिजनेस में इन्वेस्ट किए, या फिर कह लीजिए बिजनेस को चलाने के लिए लोन लिया। तो इसमें से कैपिटल कौन सी है? 1 लाख, क्योंकि ये 2 लाख तो आपकी बोरोविंग्स हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ। हम इसको ओनर इक्विटी भी कहते हैं और नेटवर्थ भी कहते हैं, यानी अपना खुद का पैसा हमने बिजनेस में कितना लगाया। अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियसली हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी, क्योंकि हम अपने प्रॉफिट को अपने ही बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर प्रॉफिट होगा बिजनेस में तो कैपिटल इंक्रीज होगी। वहीं पर अगर बिजनेस को लॉस होना स्टार्ट हो जाए तो कैपिटल हमारी कम होने लगती है, क्योंकि हम रिकवरी भी तो अपनी कैपिटल में से ही करेंगे अगर लॉस हो रहा है तो। सो इट इंक्रीजेस विद द नेट प्रॉफिट एंड इट डिक्रीजेस विद नेट लॉस। इट इंक्रीजेस विद द एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन, इट डिक्रीजेस विद द विड्रॉल। यानी अगर प्रॉफिट होगा या फिर हम अगर और कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो कैपिटल बढ़ेगी,
अगर लॉस होगा या फिर हम अपना पैसा विड्रॉ करवा लेंगे बिजनेस में से, तो कैपिटल हमारी कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल के एग्जैक्ट ऑपोजिट ड्राइंग्स। अब देखो, बिजनेस में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसको कैपिटल कहते हैं, लेकिन अगर हम अपने ही बिजनेस में से अपना ही पैसा विड्रॉ करवा लें पर्सनल यूज के लिए, या फिर अपने बिजनेस में पड़ी हुई कोई एसेट बेचे नहीं मार्केट में, या फिर कोई गुड्स बेचे नहीं मार्केट में, लेकिन अपने पर्सनल यूज के लिए उसको विड्रॉ करवा लें, तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। जैसे मान लो ये है भोला, भोला है ना, जो कि ऑब्वियसली एक बिजनेसमैन है। इसने अपने बिजनेस में से, ये इसका बिजनेस है ना, छोटा सा बिजनेस है, इसने अपने बिजनेस में से कैश विड्रॉ की अपने पर्सनल यूज के लिए 5000। ये शर्ट्स का बिजनेस करता था, इसने एक शर्ट भी निकाल ली जो कि 500 रुपए की थी अपने पर्सनल यूज के लिए। बिजनेस में, ऑफिस में एक फर्नीचर पड़ा हुआ था जो कि 1000 रुपीज का था, इसने वो भी यूज कर लिया। तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी? ड्राइंग्स। तो बिजनेस में से चाहे आप कैश, चाहे गुड्स, चाहे एसेट विड्रॉ करो, अगर वो पर्सनल यूज के लिए है तो वो ड्राइंग्स कहलाएंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एसेट्स और लायबिलिटीज। ये ऐसे टर्म है जो आप एग्जाम में अपने चैप्टर्स में बार बार सुनोगे और आपको कंफ्यूज भी करेंगी। तो सबसे पहले एसेट्स क्या होता है? इन सिंपल टर्म, एसेट्स बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है। वो सारी चीजें जिसके ऊपर आपका अधिकार है, जिसके ऊपर आपकी पोजेशन है, यानी वो आपके पास है, उसको आप जैसे चाहे यूज कर सकते हो। आप उसको बिजनेस में यूज कर सकते हो, चाहे तो बेच सकते हो। ऐसी चीज जो बिजनेस में है और आपको आने वाले टाइम में कुछ अर्निंग्स करके दे रही है, उसको हम एसेट्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, भोला का हमारे एग्जांपल में शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है ना। तो मान लो शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हुए उसने सबसे पहले एक मशीन रखी हुई है जो फुली ऑटोमेटिक है और शर्ट्स बनाती है। तो वो जो एसेट है, जो मशीनरी है, वही उसकी एसेट है। मशीनरी जिसके ऊपर उसकी पोजीशन है, यानी वो उसके पास है, जिसके ऊपर उसकी ऑनरशिप है, यानी उसका मालिक है वो, उसको वो यूज कर सकता है। उससे शर्ट्स बनाएगा तो फ्यूचर में उसको बेनिफिट होगा, क्योंकि शर्ट्स बनेंगी, मार्केट में बिकेंगी, तो उसको कैश आएगा। तो ऐसे आइटम्स जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, जो इकोनॉमिक वैल्यू अपने पास रखती हैं, जिसको मार्केट में बेचा जा सकता है, जिससे कैश जनरेट होती है, जिसकी ऑनरशिप है, जिसकी पोजीशन है, वो एसेट है। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, एसेट्स आर दी इकोनॉमिक रिसोर्सेज और प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी, एंटिटी मतलब जो बिजनेस की बात हो रही है, भोला की बात नहीं हो रही है यहां पर, भोला के बिजनेस की बात हो रही है। एसेट उसको कहते हैं। अगर भोला की पर्सनल कोई एसेट है तो वो बिजनेस का पार्ट नहीं है, यहां पर बिजनेस की एसेट की बात हो रही है, विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर। ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज या फिर ऐसी बिजनेस की प्रॉपर्टी, बिजनेस की प्रॉपर्टी जो आने वाले टाइम में उनको कोई ना कोई बेनिफिट दे। बेनिफिट कैसे हो सकता है? भोला अपनी मशीन को बेच दे 10 लाख की, वो भी बेनिफिट है। या फिर हो सकता है भोला उस मशीन को यूज करके शर्ट्स बनाए और शर्ट्स को बेचे, तो वो भी इसमें बेनिफिट है। नॉर्मली जो एसेट्स होती हैं वो रीसेल के लिए नहीं होती, यानी अगर आप किसी चीज को रीसेल कर रहे हो तब वो आपकी गुड्स कहलाएंगी, जिसमें आप डील करते हो जो आपके प्रोडक्ट हैं। जैसे भोला के लिए शर्ट्स उसकी गुड्स हैं, और जिस मशीन से गुड्स बन रही हैं, जिस मशीन से शर्ट्स बन रही हैं, वो मशीन उसकी एसेट है। तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे? डिफरेंशिएट बिटवीन गुड्स एंड एसेट। एसेट्स नॉर्मली रीसेल करने के लिए नहीं होती, वो बिजनेस में यूज करने के लिए होती है ताकि उनसे प्रोडक्शन की जा सके। और गुड्स वो आइटम्स होती हैं जिसमें एक बिजनेसमैन डील करता है। जैसे भोला का बिजनेस है शर्ट्स, तो शर्ट्स उसकी गुड्स हैं और मशीनरी उसकी एसेट है। तो यहां पर देखो, बिजनेस इज हैविंग ऑनरशिप, ऐसी चीजें जिसके ऊपर बिजनेस की ऑनरशिप है, यानी वो मालिक है। सेकंड, बिजनेस इज हैविंग फुल कंट्रोल ओवर सच थिंग्स। बिजनेस का उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है, जैसे चाहे वो उसको यूज कर सकते हैं।
एंड लास्ट, बिजनेस कैन यूज सच थिंग्स टू जनरेट कैश। कैश कैसे जनरेट होगी? या तो मशीन को बेच दो या फिर मशीन को यूज करके शर्ट बनाओ और शर्ट्स को बेचो। सो एसेट्स उनको कहते हैं। अब एसेट्स की फर्दर बहुत सारी डेफिनेशंस, बहुत सारी कैटेगरीज और टाइप्स भी हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू यहां पर देख लीजिए। एन एसेट इज अ रिसोर्स ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और बिजनेस बट नॉट फॉर द रीसेल पर्पस। ऐसे सभी आइटम्स जिसके ऊपर बिजनेस की ऑनरशिप है, जिसको आप जैसे चाहे यूज कर सकते हो, लेकिन वो रीसेल के लिए नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसको कभी बेच ही नहीं सकते, भाई बेच सकते हो, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद जब आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, अब हमें नई एसेट ले लेनी चाहिए, पुरानी बेच देनी चाहिए, या फिर वो बिल्कुल ही स्क्रैप हो चुकी है, तब। ये नहीं कि हर 10 दिन बाद आप एसेट्स बेच रहे हो, तब वो आपकी एसेट्स नहीं, तब वो आपकी गुड्स हैं। एसेट्स आर आइटम्स यूज्ड बाय द बिजनेस इन देयर ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल, मशीन यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। Assets are those items which generate cash for the business, which are used in the operation of business. कैश भी जनरेट करती हैं और बिजनेस में यूज भी होती हैं। अब अगर हम इसकी टाइप्स को देखें तो ये फर्दर मेजरली दो हिस्सों में बटी हुई है। पहली फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को हम नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं। सो एसेट्स होता क्या, ये आपको पता चल गया। सबसे पहले करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में इन्वेस्टेड रहती हैं, जिनको रीसेल करने के लिए बिजनेस में नहीं लेके आया जाता, और नॉर्मली इनको कैश में कन्वर्ट होने में 1 साल से यानी 12 महीने से ज्यादा का टाइम लगता है। अभी मैंने बताया था ना, एसेट वो आइटम्स होती हैं जो कैश जनरेट करती हैं, तो इनको कैश में कन्वर्ट होने में 1 साल से ज्यादा का टाइम लगता है। दूसरी तरफ नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। 6, 7, 8 महीने, 90 दिन, 30 दिन, इतने में ये कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। नॉन करंट एसेट्स जैसे मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, फिक्सचर, ये ऐसी एसेट्स हैं जो नॉर्मली बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लेके आते हो, जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, उसको जल्दी से कैश में कन्वर्ट करने के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग पीरियड के लिए वो आपके बिजनेस में इन्वेस्टेड रहती है और एट द एंड आपको कैश जनरेट करने में हेल्प करती है। ये वो सारी आइटम्स होती हैं जो बिजनेस के ऑपरेशन में यूज की जाती हैं। इसके बिना बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है। मशीन नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे करोगे? तो वो सारी चीजें जो बिजनेस के ऑपरेशंस में यूज होती हैं उनको करंट एसेट्स कहा जाता है, और इनका नॉर्मल बिजनेस में ड्यूरेशन 12 महीने से ज्यादा का होता है। नेक्स्ट, नॉन करंट एसेट्स। इसके ऑपोजिट ऐसे एसेट्स जिनका बिजनेस में टेन्योर, टाइम पीरियड 12 महीने या उससे कम का होता है। विद इन 365 डेज या उससे कम के टाइम पीरियड में ये कैश में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल डेटर्स। डेटर कौन होते हैं? जिनसे हमने पैसा लेना होता है। तो अगर मैंने किसी को उधार सामान बेचा है 30 दिन के लिए, 90 दिन के लिए, 8 महीने के लिए, तो वो मेरी करंट एसेट है। पैसा जहां से आना है वो एसेट होती है ना, तो मैंने डेटर से पैसे लेने हैं, ये भी मेरी एसेट है। हाँ, टाइम पीरियड ड्यूरेशन कम है इसलिए करंट एसेट है। ऐसे ही स्टॉक, जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हो उसका स्टॉक आपको आपके पास पड़ा हुआ है, उसको बेच के आप कैश जनरेट करोगे, तो ये भी आपकी करंट एसेट है। विद इन अ पीरियड ऑफ 6, 7, 8 या 9 मंथ आप उसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो हुई ना ये भी आपकी करंट एसेट। सो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं करंट एसेट्स की, बस इतना याद रखो टाइम पीरियड 12 महीने से कम का होता है। इसके बाद जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स होती है, हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। फर्स्ट हमारे पास आती है टेंजिबल, और सेकंड हमारे पास आती है इंटेंजिबल। अब ये टेंजिबल और इंटेंजिबल वर्ड का मतलब क्या है? टेंजिबल का मतलब होता है जिसको टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है, और इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसको देखा नहीं जा सकता, छुआ भी नहीं जा सकता, हाँ सिर्फ महसूस किया जा सकता। तो नॉन करंट एसेट्स टेंजिबल नेचर की भी होती हैं। टेंजिबल मतलब ऐसी नॉन करंट एसेट्स, ऐसी एसेट्स जो बिजनेस में 12 महीने से ज्यादा से रहेंगी और उनको हम टच भी कर सकते हैं, जैसे प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, बिल्डिंग, लैंड, उनको टच किया जा सकता है।
इंटेंजिबल यानी ऐसी नॉन करंट एसेट जो 12 महीने से ज्यादा रहेंगे बिजनेस में लेकिन टच नहीं किया जा सकता। जैसे बिजनेस की गुडविल, गुडविल का मतलब होता है उसकी रेप्यूटेशन, महसूस की जा सकती है रेपुटेशन अच्छी है या बुरी है, मार्केट में कस्टमर्स उसके बारे में कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते। या फिर कह लीजिए ट्रेडमार्क, ब्रांड वैल्यू या फिर पेटेंट, कॉपीराइट, ये ऐसी टर्म्स हैं जो इंटेंजिबल के लिए यूज की जाती हैं। हम इनको टच नहीं कर सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लायबिलिटीज, जो कि एसेट्स के एग्जैक्ट ऑपोजिट है। एसेट्स का मतलब होता है हमारी ऑनरशिप, जिसको हम यूज कर सकते हैं, जो हमारी पोजीशन में है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो हमारी वीकनेस नहीं हमारी स्ट्रेंथ है। लायबिलिटीज यानी उधार पे लिया गया पैसा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ड्यूटी जो हमने वापस भी करनी है, ये हमारी स्ट्रेंथ नहीं, ये हमारी वीकनेस है। अब ऑब्वियसली मैक्सिमम बिजनेस में क्रेडिट उधार ही चलता है, तो बैंक से लोन ले लिया या फिर इंटरनली मैनेजमेंट में से किसी से लोन ले लिया, उसको हम कहते हैं लायबिलिटी। तो लायबिलिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिटर्न द पेमेंट, टू रीपे द अमाउंट। तो यहां पर देखो, लायबिलिटी आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर उधार लिया है, बैंक लोन लिया है, तो वो वापस तो करना पड़ेगा। So liabilities are the obligations or responsibilities for the repayment of amount. अब ये दो तरह की होती है, पहली होती है इंटरनल, दूसरी होती है एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी एंड सेकंड है एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल तो समझ आता है कि उधार हमने बाहर से लिया है ना। मान लो हमने उधार पे रॉ मटेरियल लिया, सप्लायर को हमने कहा कि 90 दिन के लिए रॉ मटेरियल उधार पे दे दो, जैसे जैसे हमारा सामान बनेगा और बिकेगा हम आपको पैसे वापस करते रहेंगे। उधार पे लिया गया सामान या फिर बैंक लोन, तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। ऐसा पैसा जो बाहर से, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लिया गया है और बाद में वापस करना पड़ेगा, दैट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी। लेकिन इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है? इंटरनल लायबिलिटी का मतलब होता है वो पैसा जो बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता है। लेकिन सर उसको तो कैपिटल कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था। कैपिटल को ही हम इंटरनल लायबिलिटी भी कहते हैं। कैपिटल इज इक्वल्स टू इंटरनल लायबिलिटी। वाई वी कॉल इट एज इंटरनल लायबिलिटी? क्योंकि सिंपल है, भोला और भोला का बिजनेस अलग है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अभी आप पढ़े नहीं हो, लेकिन आने वाले टाइम में आप रीड करोगे। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस और बिजनेसमैन अलग इंडिविजुअल्स हैं। चाहे भोला ने अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, वो उसका खुद का पैसा है, लेकिन बिजनेस इसको उधार मानता है। बिजनेस ये कहता है कि भाई आपने जो मेरे को पैसा दिया है ना, वो मैं उधार समझ के ले रहा हूं, एज अ कैपिटल ही चाहे क्यों ना हो, लेकिन मैं इसको उधार समझ के ले रहा हूं। सो लायबिलिटी तो है ये, लेकिन इंटरनल है। ऑनर ने खुद ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसी को हम इंटरनल लायबिलिटी, उसी को हम इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी, इंटरनल लायबिलिटी भी कहते हैं। सो इट इज अ लायबिलिटी टुवर्ड द पेमेंट टू द ऑनर ऑफ द बिजनेस। इंटरनल लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो बिजनेसमैन ने बिजनेस को दी है और बिजनेस उसको लायबिलिटी समझ के वापस भी करेगा। जैसे आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाते हो, तो बैंक वाले उसको अपना पैसा नहीं समझते ना, पैसा तो आप ही का है, बस आपने एज अ सेविंग बैंक को दिया है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। सिमिलरली अगर भोला ने यानी आपने अगर पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो बिजनेस इसको अपना पैसा नहीं मानता है, वो इसको उधार समझता है और इंटरेस्ट भी पे करता है ऑनर को। उसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो लायबिलिटी का मतलब ऐसा पैसा जो बिजनेस का नहीं है, बिजनेस ने उधार पे लिया है। ये इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। इंटरनल लायबिलिटी मतलब ऑनर ने खुद ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, दैट इंटरनल लायबिलिटी, और एक्सटर्नल लायबिलिटी जो बाहर से उधार लिया गया है। अब एसेट्स की तरह लायबिलिटी भी करंट और नॉन करंट नेचर की होती है। एक बार जल्दी से लायबिलिटी का मीनिंग देख लीजिए। लायबिलिटीज are the obligations which an individual or business needs to pay in future.
अभी नहीं, बाद में वापस करना है। इट इज एन अमाउंट विच इज टू बी पेड बाय द बिजनेस। ये वो पैसा है जो बिजनेसमैन ने नहीं, बिजनेस ने पे करना है। बिजनेसमैन लायबल नहीं है, बिजनेस लायबल है, क्योंकि उधार बिजनेस ने लिया है और दोनों की एंटिटी, दोनों की आइडेंटिटी अलग है। सो लाइक पेमेंट फॉर द अमाउंट बोरोड, पेमेंट टू द सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड मटेरियल एटसेट्रा। अब इसके फर्दर टू कैटेगरीज हैं। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम लायबिलिटीज को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। ऐसी लायबिलिटी जिसकी पेमेंट 12 महीने के बाद करनी है, उसको हम कहेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या फिर कह लीजिए नॉन करंट लायबिलिटी। और ऐसी लायबिलिटी जिसकी पेमेंट 12 महीने के अंदर करनी है, विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, उसको हम कहेंगे करंट लायबिलिटीज। तो यहां पर देखिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस which a business needs to pay after a period of 1 year, that is 12 month। पैसे देने हैं लेकिन 12 महीने के बाद। एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या फिर हम इसको करंट लायबिलिटीज भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज which needs to pay within the period of 1 year। एक साल के भीतर में आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल्स। सेल्स क्या होता है? सिंपल, जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हो उसको बेच के जो आपके पास पैसा आता है उसको सेल्स कहते हैं। लेकिन अगर पैसा नहीं आया तो, हमने उधार पे सामान बेचा तो भी वो सेल्स हैं। हमने बताया था ना, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, दो बेसिस के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग की जाती है। नॉर्मली कौन सा फॉलो होता है? एक्रूअल बेसिस। और एक्रूअल बेसिस क्या कहता है? चाहे पैसा आए चाहे ना आए, जब आपके पास राइट आ चुका है ना पैसा क्लेम करने का, तब उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो मान लो मैंने आपको प्रोडक्ट बेचा कैश में, ये मेरी कैश सेल्स है, सेल्स में ऐड होगी। मैंने आपको सामान बेचा उधार पे, आज बेचा है तो ट्रांजैक्शन अभी की है ना, ये अभी रिकॉर्ड की जाएगी। तो सेल्स इंक्लूड बोथ, इट इज द रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स, इट इज द इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। चाहे वो गुड्स उधार पे बेची हूं चाहे कैश पे बेची हूं, बस वो सेल्स होनी चाहिए और वो सेल्स करंट ईयर की होनी चाहिए, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, टोटल रेवेन्यू जनरेटेड टू द बिजनेस बाय सेलिंग देयर गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट इज नोन एज सेल्स। सिंपल, और कुछ सोचना ही नहीं है। इनकम फ्रॉम दिस सेल, इट कैन बी कैश, इट कैन बी क्रेडिट, दैट्स इट। सो यहां पर आप देख सकते हो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, दोनों को मिला के जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसको हम सेल्स बोलेंगे। नेक्स्ट लास्ट है ये रेवेन्यू। क्या होता है? सेल्स भी रेवेन्यू है, तो फिर रेवेन्यू अलग से क्यों पढ़ाया जा रहा है हमें? दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेल्स इज रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ओनली, गुड्स और सर्विसेज, जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हो उसको बेच के जो पैसा कमा रहे हो वो सेल्स है। लेकिन क्या बिजनेस को कहीं और से इनकम जनरेट नहीं हो सकती? हो सकती है। जैसे बिजनेस को उसकी सेविंग्स के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, बिजनेस को कमीशन मिल रही है, कोई बोनस मिला है, कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट जो बिजनेस से रिलेटेड है और बिजनेस को रिसीव हो रही है, वो भी रेवेन्यू का पार्ट बन जाती है। तो सेल्स और रेवेन्यू में डिफरेंस क्या है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्स, जब हम सेल्स की बात कर रहे हैं तो इसमें कैश और क्रेडिट सेल्स आ गया, बस इतना ही। जब हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं इसमें कैश और क्रेडिट सेल्स तो आया ही साथ इनकम फ्रॉम एक्स्ट्रा सोर्सेज, जैसे कि इनकम फ्रॉम रेंट। हो सकता है बिजनेस के पास कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हो और वो प्रॉपर्टी रेंट पे दी हो हमने, या फिर हमें कोई कमीशन रिसीव हो रही हो, इंटरेस्ट, कमीशन, बोनस, रेंट, कोई भी एक्स्ट्रा इनकम, वो रेवेन्यू का पार्ट है। अब जैसे हमने सेल्स में कैश और क्रेडिट दोनों सेल्स की बात की थी, पैसा नहीं आया था क्रेडिट सेल्स पे फिर भी रिकॉर्ड हुआ था, तो क्या इसमें भी ऐसा है? मान लो इस महीने का रेंट हमारे किराएदार ने हमें नहीं दिया, लेकिन है वो इसी महीने का, इसी साल का, तो क्या वो इंक्लूड होगा? यस, वो भी इंक्लूड होगा। सो रिसीव्ड और रिसीवेबल, चाहे मिल चुका है चाहे मिलने वाला रहता है, अगर वो करंट ईयर का है तो वो रेवेन्यू का पार्ट है। सो यहां पर देखो मीनिंग कितना अच्छा दिया हुआ है। टोटल इनकम जनरेटेड बाय अ बिजनेस बाय परफॉर्मिंग ऑल द एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। जितनी भी एक्टिविटी एक बिजनेस ने परफॉर्म की है उससे जितना भी पैसा एक बिजनेस को जनरेट हुआ है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं।
ये रेवेन्यू हो सकता है कैश में रिसीव हो गया हो सकता है अभी रिसीव होने वाला हो, हुआ नहीं है लेकिन करंट ईयर का है, होने वाला होगा, उसको भी इंक्लूड करेंगे। क्या इसमें वो रेवेन्यू आएगा जो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है लेकिन अभी मिल चुका है? नहीं, वो हमारा रेवेन्यू नहीं है, वो तो हमारी एक तरह से लायबिलिटी है। अगर एडवांस में हमें रेंट मिल चुका है तो वो इसका पार्ट नहीं है। सो रेवेन्यू की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आ जाता है? रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लस इसमें और क्या आता है? अदर इनकम सोर्सेस। मतलब अगर बिजनेस को किसी और सोर्स से भी अगर पैसा रिसीव होना है तो वो भी इसमें काउंट हो जाएगा। तो यहां पर एक छोटा सा डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज द टोटल इनकम ऑफ अ बिजनेस जनरेटेड फ्रॉम द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय देम। इट इंक्लूड्स सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड अदर इनकम लाइक कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टीज, रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल एटसेट्रा। चाहे रिसीव हो गई हो चाहे रिसीव होने वाली हो, वो भी इसमें काउंट की जाती है। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट जिसमें हमने रेवेन्यूज तक के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया। और भी बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम आने वाले लेक्चर में जरूर एक्सप्लेन करेंगे।